तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है राइटर का फॉर्मेट मेन्यू, और फॉर्मेट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट मेन्यू, सॉरी टेक्स्ट ऑप्शन बोलेंगे हम इसको। इस ऑप्शन के अंतर्गत कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे शामिल हैं, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं सारे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, तो इसमें से मैक्सिमम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस जगह पे, है ना, फॉर्मेटिंग टूल बार पे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो कुछ मैटर इंसर्ट करा लेंगे। हमने पहले वह बता रखा है कि dt लिख करके F3 बटन आप दबाइए तो आपके सामने यहाँ पे मैटर आ जाएगा, ये रहा मैटर। तो हमें सीखना है कि फॉर्मेट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट नाम के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इन ऑप्शन का क्या करना है। जैसे बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ पे दिया है सिंगल अंडरलाइन, फिर उसके नीचे दिया है डबल अंडरलाइन। तो अगर हमें बोल्ड की बात करें तो किसी भी मैटर को, अगर हमने कुछ मैटर लिखा है जिसमें से कुछ लाइन हाईलाइट करनी है, उस पे हम चाहते हैं कि हमारा जो भी यूजर है, जो भी पढ़ने वाला है, उस शब्द पे उसका फोकस जल्दी जाना चाहिए, तो हम उसको बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो बोल्ड हो जाएगा तो वो थोड़ा ज्यादा हाईलाइट होगा। और हम चाहें कि ये तिरछा नजर आए तो कंट्रोल बी से मैंने बोल्ड कर दिया, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता या शॉर्टकट यूज करता। ऐसे या तो मैं यहाँ इटैलिक करूँ या फिर कंट्रोल आई, या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर के क्लिक करिए, है ना। तो मैंने कंट्रोल आई प्रेस कर दिया, जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये हमारा इटैलिक यानी कि तिरछा हो गया। फिर अगर इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल यू बटन को दबाएंगे, कंट्रोल यू, तो नीचे ये अंडरलाइन हो जाता है। अगर हम वापस यहीं पे कंट्रोल यू को फिर से प्रेस कर दें तो ये अंडरलाइन से हट जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे इटैलिक से हटाना है तो कंट्रोल आई में प्रेस कर दूंगा, इटैलिक से हट जाएगा, और कंट्रोल बी प्रेस कर दूं तो ये बोल्ड से हट जाएगा। अगर मैं इसी चीज को डबल अंडरलाइन देना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल के साथ में डी बटन दबाऊंगा, कंट्रोल डी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है पहले सिंगल अंडरलाइन था, अब डबल अंडरलाइन हो चुका है। अब ये भी डबल अंडरलाइन भी हटानी है तो कंट्रोल डी हमें वापस प्रेस करना है तो ये फिर से हट जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने तीन ऑप्शन देख लिया कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और चार ऑप्शन बेसिकली देख लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टिक थ्रो, और उसके नीचे एक ऑप्शन है ओवरलाइन। देखो ओवरलाइन क्या करता है, किसी भी शब्द के ऊपर लाइन को, ये जैसे अभी अंडरलाइन में नीचे आता है तो ये ऊपर लाइन बनाता है। जैसे ये शब्द है, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर आ जाए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के ओवरलाइन पे क्लिक कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि ओवरलाइन में इस शब्द के ऊपर लाइन आ चुकी है। और अगर हमें इसको क्लियर करना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम जाएंगे वापस यहीं पे और ओवरलाइन पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो ये हट जाएगा फिर से। अब एक ऑप्शन उसी में है जो कि यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने, स्ट्रिक थ्रो के नाम से। बात करें कि स्ट्रिक थ्रो ऑप्शन का काम क्या है, तो किसी भी शब्द को अगर हमें बीच से काटना है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाना है कि ये जो शब्द है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस टाइप का कोई चीज, तो हम उसको बीच से काट देते हैं, यानी स्ट्रिक थ्रो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये शब्द जो होगा हमारा, ये बीच से कुछ इस तरीके से कट जाता है। वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में वहीं पे फिर से क्लिक कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, सिंपल। फिर से चलते हैं यहाँ पे। अब उसके नीचे एक ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट के नाम से, और वही ऑप्शन यहाँ पे भी मिलते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या कहता है कि भाई अगर किसी भी संख्या के पावर के रूप में कुछ लिखना है, जैसे मुझे 5 की पावर 6 लगानी है, तो मैं यहाँ पे 6 को पहले सेलेक्ट करूंगा इस तरह लिखने के बाद, और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करूंगा। सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे या तो मैं जाके क्लिक करूं यहाँ पे, या फिर इसका शॉर्टकट मैं यूज कर लूं कंट्रोल शिफ्ट पी। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट पी में बटन दबाऊंगा तो ये मेरा सेलेक्ट होगा। अब अगर इसी ऑप्शन को हमें नीचे करना है, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी हम फिर से प्रेस करेंगे और ये हो जाएगा वापस बराबर, ठीक है। अब अगर नीचे की साइड में करना है, मतलब बेस में लगाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट बी हमें प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, है ना। पहले हमने यूज किया सुपर स्क्रिप्ट का, अब की बार ये जो ऑप्शन है ये है हमारा सब स्क्रिप्ट। तो हमने सब स्क्रिप्ट भी देख लिया। वापस कंट्रोल शिफ्ट और बी बटन अगर हम दबा दें तो ये फिर से हमारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि शैडो लगाना है या आउटलाइन को दिखाना।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो शब्द मैंने लिखा है इसको पहले कर लूँगा बड़ा, ठीक है? ये इतना बड़ा कर लिया हमने। बड़ा इसलिए किया क्योंकि जब शैडो लगती तो पता नहीं चलता ना छोटे वाले फ़ॉन्ट पे, इसलिए हमने इसको बड़ा किया, ठीक है? अब जैसे अगर इस शब्द के पीछे मैं शैडो ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट और फॉर्मेट में इसके बाद मैं पहुँचूँगा यहाँ पे शैडो ऑप्शन। जैसे मैंने क्लिक करा देखो 6 के पीछे हल्की-सी शैडो लगी हुई आ चुकी है ना? ये शैडो लगी हुई आ गई। वापस मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने कहा शैडो हट जानी चाहिए जी, तो यहीं पे जाकर के वापस क्लिक करेंगे, शैडो हट जाएगी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं हमने कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो उस शब्द में पूरा कलर भरा हुआ है। अगर मैं कहता कि मुझे सिर्फ आउटलाइन चाहिए, ना कि इनके अंदर वो कलर चाहिए जो कलर से हमें दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे आउटलाइन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने आउटलाइन पे क्लिक करा तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ आउटलाइन ही नज़र आ रही है, ठीक है? हमारा जो अंदर कलर था वो कलर गायब हो चुका है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वापस अच्छा यहीं पे क्लिक कर दें, फिर से कलर आ जाए। फिर एक ऑप्शन है यहीं पे है इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज के नाम से। अगर हमें किसी भी फॉन्ट को बड़ा करना है तो इंक्रीज साइज पे जाकर के क्लिक कर दें या कंट्रोल के साथ में, है ना, ब्रैकेट जो हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उस बटन को हमें प्रेस करना है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि मैं कौन सी बटन दबा रहा हूं, तो मैं ओ एस के यहाँ पे टाइप करूंगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ में ये रही हमारी, है ना, एंटर की बल में पास में दे रखा है, तो यहाँ से हमारा ये बड़ा होगा, ठीक है? ये हट गया, अरे हटका है जरा। हम्म, अरे यार अब इसमें से काम नहीं कर रहा, मुझे कीबोर्ड से दबाना पड़ेगा ना, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, ये हो जाता है। तो ये बटन है, आप ध्यान देना इस चीज को। मैं वापस इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और फिर से मैंने यहाँ पे, अरे भाई क्या हो गया इसको, काम क्यों नहीं कर रही? ठीक है, अब तो काम किया ये, अब काम किया, अब तक नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहीं से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं वापस आने के बाद तो हमें उसके नीचे डिक्रीज साइज के बाद में कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे कि अपर केस। ये जो इतने ऑप्शन यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं ना, ये ऑप्शन हमारे फॉन्ट के केस को चेंज करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हमने कोई शब्द लिखा, मैं इस पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है? सब कुछ मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे कुछ चीज लिखता हूँ, जैसे कि लिखा मैंने कंप्यूटर और मैं काम करता हूँ। इसी सेम चीज को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता चला जाता हूँ, ठीक है? अलग अलग इफेक्ट लगा करके देखेंगे। तो जैसे कि मान लो हमने कहा कि ये जो भी अभी अभी ये अगर हम बात करें किस केस में लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस केस में लिखा है। सेंटेंस केस का जब होता है तो ग्रामर के हिसाब से पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल होता है, ठीक है? उसे सेंटेंस केस बोलते हैं। तो मान लो ऐसे कोई चीज आपने लिखा हुआ है और आपसे कहा गया बाद में कि आपने जो कुछ भी लिखा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए या फिर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, है ना, या फिर अदर किसी चीज में होना चाहिए। तो अगर हमें इस चीज को वैसा ही करना है, जैसे कैपिटल करना है या कुछ और करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं करूंगा इसमें, और मैं अभी इसके सामने सामने ना पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अभी बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि उसमें से कुछ इफेक्ट ऐसे होंगे जो मल्टीपल वर्ड पे ही समझ में आएंगे, एक लाइन में अगर मल्टीपल वर्ड हैं तो, ठीक है? मतलब एक सेंटेंस कह लें, हम सेंटेंस के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए, हमने जैसा कहा कि इसको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और सेंटेंस केस पे जाकर के क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक सेंटेंस केस पे है, सॉरी, अपर केस पे क्लिक कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हमारा कैपिटल लेटर में हो चुका है। अब जैसे ये वाली लाइन है, मैंने कहा पूरी लाइन हमारी स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, तो अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं, जबकि ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हमें वापस यहीं पे जाना है और फिर इसके बाद यहाँ जाने के अच्छा, ये याद रखना, शिफ्ट F3 से बारी बारी से आप चेंज करा सकते हो। बाकी ऑप्शन पे मैं आया और लोअर केस पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा इस तरीके से स्मॉल लेटर में हो गया, ठीक है? फिर मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद वापस वहीं पे गया, एक सेंटेंस केस जो कि अभी है।
अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ, सेंटेंस केस पे क्लिक करते ही पहला लेटर हमारा क्या होगा, ये कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। अब अगर मैं कहता कि भाई जैसे ये बीच वाली लाइन को लेता हूँ मैंने कहा ये जो पूरी के पूरी सेंटेंस हमने लिखा है, मान लो सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है या सब कैपिटल लेटर में लिखा है, मैंने कहा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, हम चले गए यहाँ पे और यहाँ जाकर के ऐसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर हो चुका है। अब कई बार ऐसी जरूरत होती है कि पहला लेटर स्मॉल हो हर वर्ड का और बाकी सब कैपिटल होने चाहिए, तब हम ऐसे में यहाँ पे टॉगल केस स्टाइल को चूज करते हैं। टॉगल केस उस स्टाइल में ये लिखा भी है, बट कई बार ये काम करता है, कई बार ये नहीं काम करता, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फिलहाल तो काम किया है, फिलहाल इसने क्या किया, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल बना दिया है और बाकी को कैपिटल कर दिया। अब उसी के नीचे एक और स्टाइल है, हम इसको भी देख लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे एक स्टाइल आ रही है स्मॉल कैपिटल्स के नाम से। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा जी, है तो सारा का सारा हमारा कैपिटल, लेकिन क्या है कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसकी फॉन्ट स्टाइल ज्यादा है, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बस ये अंतर। तो ये था पूरा एक टेक्स्ट ऑप्शन जिसके अंदर के हमने सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर कर लिए। अगर इस पूरे में आपको कोई डाउट है किसी भी ऑप्शन में, पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्पेसिंग। अगर कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में यहाँ पे स्पेसिंग के। तो स्पेसिंग ऑप्शन ये कहता है कि आपको एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बीच में कितनी गैपिंग देनी है, ये मैं सेट कर सकता हूँ। या जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो उससे पहले कितना स्पेस छोड़ना है। किसी भी पैराग्राफ को लिखने से पहले जो हम स्पेस छोड़ते हैं उसे हम इंडेंट कहते हैं। ओके, याद रखना इंडेंट क्या है। जब भी हम पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे, अगर हमने कुछ जगह छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ करके लिख रहे हैं, जो पीछे हमने जगह छोड़ा है उस जगह को हम इंडेंट के नाम से जानते हैं। तो वो चीज हम यहाँ से स्पेसिंग से सेट करते हैं। दूसरा, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेसिंग होगी या उससे पहले कितनी स्पेसिंग होगी, ये भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारी सेटिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए, हमने कहा कि जैसे लाइनों के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाना है तो हम चलेंगे फॉर्मेट स्पेसिंग, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है कि अगर लाइन के बीच स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। किसी का कुछ आया क्यों? हाँ ऋषु बताओ। अच्छा, साइकिल केस, ओके। साइकिल केस में मैं वापस यहाँ पे गया और यहाँ पे क्लिक, अच्छा लेकिन पहले मुझे कुछ ऐसा लेना होगा जो स्मॉल लेटर में हो, तो मैं इसको स्मॉल लेटर में कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं साइकिल केस पे क्लिक कर दूंगा। अब साइकिल और सेंटेंस ये दोनों सिमिलर से हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। पहला लेटर आपका कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा, यही है, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम यहाँ वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने कि लाइन के बीच की स्पेसिंग को कितना करना है, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अच्छा वही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है इस जगह पे, ठीक है, वही ऑप्शन है यहाँ पे, देखो लाइन स्पेसिंग, तो हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने 2 पे क्लिक कर दिया तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इतनी इतनी गैपिंग आ चुकी है, हर लाइन के बाद दूसरी लाइन के बीच में इतनी गैपिंग आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन के बीच आप गैपिंग को मैनेज करते हैं कि कितना गैपिंग चाहिए। अब मान लो कि मैंने ये कहा कि चलो एक काम कर लो, ये जो लाइन है 2 लाइन, इसको थोड़ा आगे से लिखो, यानी इंडेंट दे दो। अब इंडेंट देने के क्या तरीके हैं, सेलेक्ट किया, हम यहीं पे एक ऑप्शन है हमारा इंडेंट के नाम से, ये रहा, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से देख लो, ऐसा एरो लगा हुआ है ना, या तो वहां पे जाके क्लिक करो या तो यहाँ पे क्लिक करो। तो अगर मुझे इंडेंट देना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखो पीछे जगह छोड़ रहा है और आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये जो इतनी जगह छोड़ रहा हूं मैं, इसी इतनी जगह को क्या बोलूंगा, यहाँ से यहाँ तक की जगह को इंडेंट। उससे पहले ये जो जगह छोटी है, ठीक है, इसको मार्जिन बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मार्जिन है,
इसके बाद जो जगह छोटी वो इंडेंट है, फिर हमारा मैटर है। हम यहीं बगल से डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंडेंट हमारा कम होता चला जाए। ठीक, तो जब भी आप एप्लीकेशन वगैरह टाइप करते हैं, है ना, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। ये क्या सॉरी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, हमने इंडेंट देख लिया, ये फिर से क्या ओपन हो रहा है। तो हमने इंडेंट देख लिया, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन देख लिया। अब एक ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग को बढ़ाना है घटाना। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो हर एक चीज यहाँ पे, हर लाइन एक पैराग्राफ है, क्योंकि न्यू लाइन से स्टार्ट किया है हमने, वो पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है उसको। तो मैं यहाँ पे जाकर के, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग एक ऑप्शन है, डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, वही दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। तो मैं जितना क्लिक करता जाऊंगा, ये देखो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आती जा रही है। यहाँ से पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को हम कम करा सकते हैं, डिक्रीज करा दिया। ठीक है, तो ये स्पेसिंग मैनेज करने के लिए था। इसके बाद हमारे पास में ऑप्शन अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऊपर वाले जो अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट, जस्टिफाइड, ये तो हाईलाइट है, यानी कि ये इनेबल है। लेकिन उसके बगल वाला, उसके नीचे वाला ऑप्शन तो डिसेबल है। डिसेबल इसलिए है क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, और ये जो टॉप, सेंटर और बॉटम के नाम से आ रहे हैं, ये हमारे शेप के ऊपर काम करते हैं, है ना। तो पहले हम इनको देख लेते हैं। तो जैसे कि अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जब भी आप किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ भी मैटर टाइप करते हैं, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो अगर हम कॉपी में भी लिखें या फिर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी लिखते हैं, तो हमारा अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे अभी क्या है, लेफ्ट साइड से, यानी अगर मैं कुछ भी लिखना शुरू करूंगा, तो ये किधर से लिखना शुरू कर रहा है, लेफ्ट से लिखते लिखते राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी मैटर वो सेंटर में आ जाए, है ना, या हमारा कर्सर ही सेंटर में पहुंच जाए, तो हम यहाँ से अपने अलाइनमेंट को बदल सकते हैं। ये रहे ऑप्शन, यहीं पे हम सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा अलाइनमेंट सेंटर में आ जाएगा, और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहीं पे कंट्रोल आर या फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर दें तो हमारा अलाइनमेंट राइट में आ जाएगा, और फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब एक ऑप्शन यहीं पे है जस्टिफाइड। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इस सब को हटा करके एक मैटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो dt और फिर F3 बटन दबाया, F3 बटन हट गया भाई, ओके। तो हमारे पास में ये कुछ मैटर आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने देखा एक ऑप्शन जो कि यहाँ पे था जस्टिफाइड। तो जस्टिफाइड क्या कहता है कि जैसे अगर हम देखें कि अभी हमारा जो अलाइनमेंट था वो लेफ्ट था, लेफ्ट से हमारा पूरा लाइन एकदम इक्वल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ से बिल्कुल एकदम बराबर है। लेकिन इधर यहाँ हम देख रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लाइन जा रही है। तो अगर हमें दोनों तरफ से बिल्कुल पैराग्राफ इक्वल करना है कि लाइन बाय लाइन वो एकदम बराबर रहे, तो मैं पहले पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाइड यानी कंट्रोल जे बटन दबाइए या फिर यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करते हो आप, तो आप देखोगे कि अब आपका जो पैराग्राफ है दोनों तरफ से बिल्कुल एकदम बढ़िया बराबर हो चुका है। ठीक है, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर हो चुका है, इधर और इधर दोनों तरफ से। ये होता है जस्टिफाइड। तो कभी भी अगर आप मैटर बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका मैटर दोनों तरफ से एकदम इक्वल हो जाए, तो आप जस्टिफाइड ऑप्शन का यूज करिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लोन फॉर्मेटिंग, और एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो दोनों चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बट एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। पहले मैं कुछ लाइन सेलेक्ट करके इनके ऊपर फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, जैसे कलर दिया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन चलो कर दिया, ये कुछ स्टाइल हमने अप्लाई कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यही सेम स्टाइल यहाँ किसी लाइन के ऊपर अप्लाई करो। तो या तो मैं सेलेक्ट करके अब वही ऑप्शन पे जा करके फिर से क्लिक करूँ, या फिर मैं क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करूं। लेकिन कैसे यूज करना है, पहले थोड़ा सा उस मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होगी। जैसे हमने इसको रेड कलर दिया है, तो उसमें से किसी भी शब्द को या किसी भी कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्लोन फॉर्मेटिंग पे जाकर के क्लिक करिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है इस जगह पे क्लोन फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ जहां से हम फॉन्ट स्टाइल बदलते हैं उसके ऊपर।
तो यहाँ क्लोन फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब अपने उस लाइन पे आ जाइए जिस लाइन के ऊपर अप्लाई करानी है। उस लाइन को ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके छोड़ा, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैटर हूबहू बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। तो ये है क्लोन फॉर्मेटिंग, जो किसी भी मैटर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे मैटर के ऊपर जाकर के पेस्ट कर देता है। इसके बाद एक ऑप्शन इसी में है जो कि हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन क्या कहता है कि जो भी फॉर्मेटिंग लगाए हो आप, सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे, वो ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है। कंट्रोल एम शॉर्टकट है इसका। हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ से अब वो फॉर्मेटिंग गायब हो चुकी है। जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई थी सब कुछ हट गया, है ना। तो कंट्रोल ए करके अगर मैं कंट्रोल एम कर दूं, देखो पूरे पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग गायब हो गई। ये था हमारा क्लोन फॉर्मेटिंग। फिर एक ऑप्शन आ गया स्पॉट लाइन वगैरह का, तो मैंने इसको पहले भी छोड़ा था, अभी भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये नया ऑप्शन आया था। एक बार ना मुझे इसको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत निकल जाए, ऐसा कुछ गलत समझा दूं। तो बाद में देख करके बता दूंगा कि क्या है। एक बार मुझे इसको चेक करना है, बढ़िया से चेक करना, क्योंकि थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, लेकिन मुझे पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या है। आते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि हमारा कैरेक्टर ऑप्शन। कैरेक्टर ऑप्शन ये कहता है कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे नजर, मतलब जैसे हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा सब कुछ करते हैं। तो हम इस ऑप्शन के थ्रू भी, कैरेक्टर ऑप्शन के थ्रू भी हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने वही सारा ऑप्शन आएगा, जैसे कि देखो फॉन्ट का इफेक्ट यानी फॉन्ट कलर कैसा होगा, फिर यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल कैसी होगी, फॉन्ट को कितना साइज देना है, मतलब कुल मिला के वही सारी इंफॉर्मेशन है। ओके कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी मैटर आपका सेलेक्ट रहा होगा या जहाँ कर्सर रहा होगा वो उतना उसी स्टाइल में हो जाएगा। तो ये सारा काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि हट जाए। उसके बाद फिर एक ऑप्शन आ गया हमारे सामने लिस्ट से लेकर। अगर हमें लिस्ट बनाना है, ठीक है, चलिए हम आज लिस्ट बनाना भी सीख लेते हैं। इसको हटा रहे हूँ और फॉन्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा। मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इनपुट डिवाइस, ठीक है। मैंने कहा इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए लेकिन लिस्ट वाइज लिखिए। अब लिस्ट देखो दो प्रकार की होती है। यहाँ पे जब आप HTML पढ़ते हैं तो लिस्ट के 3 प्रकार पढ़ते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं। एक है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट है जहां पे हम क्रम दिखाते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, है ना, या ABCD दिखा रहे हो, मतलब कोई। अनऑर्डर लिस्ट, ये अब कौन आया भाई साहब। तो अनऑर्डर लिस्ट की अगर हम बात करें, अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पे कोई क्रम नहीं होता, जहां पे हम बुलेट्स का यूज करते हैं ना, चाहे स्क्वायर के फॉर्मेट में हो या ऐसे कहीं आपने देखा होगा हैंड का निशान कुछ ऐसा रहता है। तो अलग अलग टाइप के अगर हम सिंबल का यूज कर रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए, उस लिस्ट को हम अनऑर्डर लिस्ट या फिर बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। तो हम 2 प्रकार के लिस्ट बनाना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में जैसे कि मैंने कहा कि इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। लेकिन एंटर मारा, हमने कहा ये तो ऑर्डर लिस्ट बन ही नहीं रही। ऑर्डर लिस्ट बने कैसे कि हम लिखते जाएं, एंटर करते जाएं, वो नंबर भी ऑटोमेटिक आता रहे। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है, या लिखने से पहले ही आपको आ जाना है यहाँ पे। ये दोनों ऑप्शन यहीं आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे गोल गोल सा बना है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये आपका ऑर्डर लिस्ट है, और ये दोनों का मिक्स है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट में किस प्रकार की लिस्ट बनानी है, क्या हमें 1 2 3 4 लिखना है, तो क्या ऐसे ब्रैकेट में वो रहेगा या ऐसे डॉट रहेगा, या दोनों तरफ से ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा, मतलब जिस भी तरीके का ऑर्डर लिस्ट आप देना चाह रहे हैं आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये वाला देना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। तो अब हम देखेंगे हमारे पेज के ऊपर ये कुछ ऐसी बन के आ गई, है ना, ऐसी बन करके आ गई है कीबोर्ड। एंटर कर दिया हमने। हमने कहा यार कीबोर्ड के ना कुछ कंपनी के नाम लिख देते तो और मजा आ जाता।
तो कीबोर्ड के अंतर्गत अब जाकर के हमें कंपनी के नाम लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर यानी एक तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट बननी चली जाती है। इसे कहते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। जब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती हो, उसे हम नेस्टेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे, अब हमें जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो हमें थोड़ा-सा आगे जाना है। अब कर्सर को आगे लेकर के जाना है। अभी हमने एक ऑप्शन पढ़ा था जो कि था इंडेंट के नाम से। तो इंडेंट को हमें बढ़ा करके आगे लेके जाना है। तो या तो मैं वापस यहाँ पे आऊँ और इंक्रीज इंडेंट पे देखो मैं क्लिक करूँ। थोड़ा आगे चला गया, फिर से यहाँ पे 1 आ गया। फिर से मैं यहीं से पीछे भी आ सकता हूँ, डिक्रीज इंडेंट से वापस मैं पीछे आ गया 2 नंबर पे। तो या तो ये चीज़ मैं अपना लूँ, या फिर मैं टैब बटन दबा दूँ। ठीक है? टैब बटन से इंडेंट बढ़ता है। टैब बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, टैब बटन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये रहा। ठीक है? यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक, इसके बाद है टैब बटन। तो टैब बटन दबाना है, आपका कर्सर आगे आ जाएगा। तो जैसे मैं टैब बटन दबाऊँगा, तो देखो ये चेंज हो रहा है। एग्ज़ाम में आपसे ना पूछा भी जाता है कि जब आप टैब बटन दबाते हो, आपका कर्सर कितना आगे जाता है? या जब आप इंडेंट को बढ़ाते हो, तो आपका कर्सर कितना आगे जाता है? 0.5 इंच आपका कर्सर आगे चला जाता है। ठीक है? इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। टैब बटन दबाने पे या इंडेंट को बढ़ाने पे 0.5 इंच हमारा कर्सर आगे की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है? ठीक है, वापस हम आते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि डेल की कीबोर्ड है, तो कुछ कंपनी के नाम लिख दो। चलिए हमने कुछ कंपनी का नाम लिख दिया, जैसे डेल का लिख दिया, एचपी का लिख दिया। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों लिस्ट आ रही हैं, ये भी 1-1 करके आ रही है, तो मज़ा नहीं आ रहा जी। एक काम कर दो, इसे में ना अनऑर्डर लिस्ट को शामिल कर दो, या इसी ऑर्डर लिस्ट को ही दूसरे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, जैसे एबीसीडी के रूप में। तो बस जैसा भी करना है उस जगह पे जाओ और यहाँ पे जाकर के क्लिक कर दो, सिंपल। नीचे करता हूँ। अब मैं वापस पीछे आना चाह रहा हूँ दूसरे नंबर पे, तो मैं यहाँ से ठीक है डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा, तो मैं ये वापस आ गया दूसरे नंबर पे। तो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हो। ऐसे चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे माउस, फिर एंटर किया। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे इनपुट डिवाइस में अगले डिवाइस का नाम लाइट पेन, है ना? फिर एंटर कर दिया। तो ये तो ठीक बन रहा है, 1 2 3 4 ऐसे बनता चला जा रहा है। इसे कहते हैं हम एक ऑर्डर लिस्ट। इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूँ। अब ये दोनों बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब ये एकदम बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हो। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे 4 है, मान लो यहीं पे मुझे खत्म करना है। अब इसके आगे लिस्ट नहीं बनाना, तो ये खत्म कैसे होगा? बस एंटर बटन दबाओ, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप लिस्ट बनाओगे। ठीक है? अब इसके आगे अब हम जरा इस ऑप्शन में चलें। इस ऑप्शन में जब हम जाएँगे जहाँ पे ये लिस्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे वही दे रखा है कि ऑर्डर लिस्ट बनाना, अनऑर्डर लिस्ट बनाना है ना? या लिस्ट को मूव कराना है, मूव अप और डाउन। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी दे रखा है, कंट्रोल अल्ट अप। जैसे ये लाइट पेन था, मैंने कहा लाइट पेन को ऊपर लेके चलो, तो कंट्रोल बटन दबाया, अल्ट बटन दबाया, और क्या ऑप्शन था उसमें, अप, है ना? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अप वाली बटन को प्रेस कर देना है। तो जैसे अप बटन को दबाएंगे, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये मेरे में काम क्यों नहीं कर रहा भाई? शॉर्टकट मेरे में काम नहीं कर रहा, जबकि दे भी रखा है वहां पे। ट्राई करना एक बार, मुझे लग रहा है मुझे अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, यहीं पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अप पे क्लिक करूंगा, तो देखो लाइट पेन ऊपर आ गया। फिर ऐसे ही मैं डाउन पे क्लिक करूंगा, तो ये डाउन भी आ जाएगा। अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे ये लिया मैंने, और इसको मैं सेलेक्ट करके, मतलब कीबोर्ड को पूरा, उसका पूरा पार्ट सेलेक्ट करके, यहाँ पे जब जाऊंगा, तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे देखो, मूव आइटम डाउन, और उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मूव आइटम डाउन विद सब पॉइंट। मतलब उसके अंदर जो सब पॉइंट बने हैं, क्या उसके साथ में वो डाउन या अप होना चाहिए? अगर मुझे डाउन करना, देखो मैं क्लिक करता हूँ, तो ये अपने पूरे सब पॉइंट के साथ में दूसरे नंबर पे चला है। ठीक है? ऐसे लिस्ट को आप मैनेज करना सीख जाओ, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कभी भी अगर डॉक्यूमेंट बनाओगे, चाहे वो आप खुद का ही कभी कोई चीज बनाओगे, तो जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ठीक है? कि कैसे हम सब लिस्ट के साथ में ऊपर लेके जाएं, आगे पीछे लेकर के जाएं, है ना? वो सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। तो ये बाकी यही है, सारा सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पे जो डिमोट और प्रमोट दे रखा है, वो वही ऑप्शन है। मतलब ये जो इंडेंट बढ़ा के हम आगे लेके जाते हैं, ठीक है, उसे डिमोट कहते हैं।
वापस डिक्रीज इंटेंट किया, वो आ गया पीछे, फिर से उसको हम प्रमोट कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर यहाँ से यूज कर लो, सेम। बाकी आप सेलेक्ट करके क्लिक करोगे, एक दो ऑप्शन जो मैंने छोड़ा वो समझ में आ जाएगा, सिंपल ही है। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे थीम के नाम से, ठीक है। अब थीम के अंदर ये जो कलर मिलता है, ये कलर का यूज यहाँ कहीं पे नहीं है भाई साहब। ये कलर शायद यहाँ पे उठाता है, यहाँ इस जगह पे इसका कुछ यहीं कहीं पे उठाता है, बाकी यहाँ कहीं और नहीं दिखाई देगा। नीचे आते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है पेज स्टाइल, जो कि मैंने आपको एक दो दिन पहले ही समझाया था, जहां से आप पूरे पेज की स्टाइल दे सकते हो। यहाँ देखो एक ऑप्शन है पेज, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेटिंग बताते हो कि आपका जो पेज होगा, क्या वो पेज A4 साइज का ही होगा या फिर वो पेज लेटर साइज का होगा। अगर लेटर रखना है तो लेटर रखिए, A4 वो बाय डिफॉल्ट ही था। फिर आप यहाँ से बताते हो कि पेज पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, ये मैंने भी आपको कुछ दिन पहले ही सारा ऑप्शन समझाया था। फिर देखो यहीं पे और भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे एरिया, क्या आपको कलर देना है, आप इमेज भी लगा सकते हो। लेकिन एक चीज दिखाऊं मैं आपको, इस लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में ना एक प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही कुछ ऑप्शन इसके ऐसे हैं कि क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, वो ऑप्शन चलते ही नहीं। जैसे अभी देखना, मैं पहले कलर पे क्लिक करूंगा तो कलर उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कलर उठा लिया। अब मैं अप्लाई करूंगा तो ये कलर हो गया। लेकिन अब मैं यहीं पे ना चाहे ग्रेडियंट या इमेज पे जाके क्लिक करूंगा, तो देखो जैसे मैंने अभी इमेज पे क्लिक करा, ठीक है, अभी इमेज भी उठा रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, एक ऑप्शन है इसी में, अभी तो फिलहाल ये सारा उठा रहा है, ठीक है भाई। यही कहीं पे एक ऑप्शन है, ये यहीं पे था या कहीं और था। जैसे ही आप इमेज ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कुछ ऐसे एक दो ऑप्शन मिलेंगे, सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा हो रहा हो तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ से अपना थीम चूज करके ओके कर दूं, तो ये लीजिए मस्त एक पेपर बन गया हमारा यार, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे थीम ले सकते हैं। लेकिन एक जगह यहीं कहीं पे ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस ऑप्शन को छोड़ देना, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत है। आगे आते हैं टाइटल पेज, अभी मैं इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्या है। कमेंट ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ लिया था, जहां से हम कमेंट को दे सकते हैं। तो हमने पहले तो ये पढ़ा था कि हम कमेंट देना सीखा था, कि अगर हमें कमेंट देना है कंट्रोल अल्ट सी जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कुछ इस जगह पे, अरे कहाँ चला, कंट्रोल अल्ट और सी बटन, तो यहाँ पे एक कमेंट आ चुका है, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ पे हमें जो भी कमेंट पास करना है वो कमेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट के अंदर कमेंट ऑप्शन है, कई जगह पे है कमेंट, जो फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है वो इसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए दिया है। ये जो फॉर्मेट में, मतलब ये सॉरी, जो कमेंट में आपने लिखा, जो कुछ भी लिखा, क्या इसका कलर चेंज करना है, क्या इसको फॉन्ट साइज बड़ी करनी है, तो इसी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाओ, अब देखो यहाँ पे कमेंट ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ऐसा कुछ जैसे भी आया था। अब यहाँ पे बता सकते हो कि कैसा फॉन्ट होगा, फिर कैसा फॉन्ट का कलर होगा, और फिर ओके कर दो। जैसे इतना करोगे तो देखोगे आप कमेंट का जो मैटर है वो उस स्टाइल में कन्वर्ट होगा। इसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वापस हम डिलीट कमेंट कर देते हैं, कमेंट हमारा डिलीट, यानी खत्म। फिर आते हैं नीचे, तो नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिल गया हमें हाइपरलिंक के नाम से। तो हाइपरलिंक ऑप्शन तो हमने अभी कल ही देखा था, ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा सॉरी, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था। एक ऑप्शन मिल गया कॉलम, और कॉलम भी हमने कल परसों में देखा हुआ था, जब हमने अपने पेज को 3-4 कॉलम में डिवाइड किया, ठीक है। तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। एक ऑप्शन है वाटर मार्क। तो वाटर मार्क ऑप्शन का काम क्या होता है, अगर हमें अपने पेज पे ऐसा कुछ वाटर मार्क देना है, अपना एक कुछ जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए देना है, या फिर ये बताना है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, कॉन्फिडेंशियल है, या डू नॉट कॉपी, ऐसा कुछ लिखना है ना, तो हम वाटरमार्क ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे इस पे तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, कि क्या टेक्स्ट देना है। हमने कह दिया जी चलो हम अपने कोचिंग सेंटर का नाम दे देंगे। इसके बाद में फिर यहाँ पे पूछा कलर ऑप्शन, किस कलर में देना है, जो भी कलर में देना आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं कलर चलो दे देता हूँ, एक कोई कलर लिया एंड ओके कर दिया। तो कुछ ऐसा देख रहे हो आप, हल्का सा ये छप गया यहाँ पे।
अब जो भी मैटर लिखोगे मैटर इसके ऊपर आएगा और ये मैटर के नीचे रहेगा आपका वाटरमार्क। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसे। ये है वाटरमार्क जो कि कुछ इस तरीके से काम करेगा। फिर नीचे आते हैं तो वाटरमार्क के बाद एक ऑप्शन है सेक्शन। और सेक्शन ऑप्शन हमने कल देखा था कि अगर हम किसी भी पैराग्राफ में कुछ लाइनों को एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, उसको लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सेक्शन नाम का ऑप्शन है। लेकिन ये सेक्शन अभी यहाँ पे डिसेबल है, तो पहले आप मैटर सेलेक्ट करके इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ से सेक्शन बनाएंगे, फिर लॉक वगैरह हटाने के लिए वापस आप यहाँ पे आके हटा सकते हैं। तो इमेज नाम का ये जो ऑप्शन है, ये हमारा इमेज अगर हम इंसर्ट कराते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जैसे हमें एडिटिंग करनी है, मतलब फिल्टर उस पर अप्लाई करने हैं या उसको क्रॉप करना है, इस टाइप का अगर हमें कुछ भी काम कराना है तो हमारा ये फॉर्मेट मेन्यू के अंदर इमेज ऑप्शन काम करेगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज इंसर्ट करा लूंगा। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई सी एक इमेज, मैं इसमें, चलो ये एक इमेज हमने ले ली, अपने लोगों को इंसर्ट करा लेते हैं। तो हमारे पास में एक इमेज आ चुकी है। अब अगर इस इमेज को क्रॉप करना है या फिर इसमें किसी प्रकार का फिल्टर अप्लाई करना है, तब हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में और यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है इमेज, जहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसको फ्लिप करना, रोटेट कराना, कलर अप्लाई करना, ये सारी चीजें कुछ यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं हमें। तो क्रॉप करने से क्या होगा कि अगर हमारे पास कुछ अनवांटेड चीजें हैं, हमने क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करा, ये ब्लू कलर में ऐसे बन जाता है। ठीक है, इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से खींचेंगे तो जितने भी अनवांटेड एरिया होती हैं वो आपकी क्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये क्रॉप हो गई। फिर ऐसे मैंने इसको पकड़ के खींच दिया अंदर की तरफ, तो ये मेरी जितनी भी अनवांटेड चीजें होंगी वो हमारी डिलीट हो जाती है ना। अच्छा, अगर हम इसी को वापस फिर से रिटर्न करते हैं तो जो भी एरिया हमारी क्रॉप हुई थी वो हमें फिर से वापस मिल भी जाता है। ये देखिए, ठीक है, तो जो भी क्रॉप हुआ था वो हमारा वापस आ चुका। तो ये था क्रॉप ऑप्शन। उसके नीचे फिर एक ऑप्शन मिलता है एडिट विद एक्सटर्नल टूल। तो जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये कहता है कि आप क्या इसको किसी अदर एप्लीकेशन में जा करके एडिट करना चाहते हैं। जैसे इसने एक अदर एप्लीकेशन ओपन कर दिया, अब आप यहाँ से किसी भी प्रकार की एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। फिर इसके बाद उसी में कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि रिप्लेस। मान लो ये कलर मुझे नहीं, सॉरी, ये इमेज नहीं चाहिए, दूसरी इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इमेज पे। अब यहाँ से दूसरी जो भी इमेज लगानी, जैसे मैं अपने ये कोचिंग सेंटर का ले लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो मैंने इसी इमेज को इंसर्ट करा लिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं, एक ऑप्शन है कॉम्प्रेस के नाम से, अभी इसको हम लास्ट में देखते हैं। फिर एक ऑप्शन है सेव। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इंटरनेट से, जैसे हमने क्या किया, कोई इमेज को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब इमेज हमारे सामने आ तो गई डॉक्यूमेंट में, तो पूरे डॉक्यूमेंट में आई जिसमें कुछ मैटर है, कुछ इमेज है। तो अब मान लें कि अगर हमें सिर्फ इमेज को ही सेव करना रहे, पूरा मैटर सेव नहीं करना है, या करना भी है लेकिन मान लो कि मैं चाहता हूँ कि उसमें से इमेज निकल के अलग से सेव हो जाए, तो सिर्फ इमेज को सेव करने के लिए ऑप्शन है, पहले इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दूसरी इमेज इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ गया मैं और यहाँ से कोई हम देख लेते हैं, कोई और इमेज। तो इमेज नाम का हम फोल्डर ओपन करा लेते हैं। चलिए ये रहा, और इसको मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ सेव पे जाएंगे। फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नाम दिया। चलो अब की बार एक काम करता हूँ, मैं जेपीजी फॉर्मेट ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ नाम दिया, सेव पे क्लिक करा। अब की कुछ नहीं करेंगे, सीधा ओके पे। ठीक है, अब की बार तो हो गया। ओके, ये आ गई हमारी फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने राइटर के डॉक्यूमेंट में से सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह से सिर्फ इमेज को सेव कर सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे फिर कुछ ऑप्शन है हमारे पास में, जैसे फिल्टर। और फिल्टर के अंदर हम अगर जाएंगे तो बहुत सारे बने बनाए इफेक्ट होते हैं, जिसपे भी क्लिक करेंगे आप वो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ बना बनाया इफेक्ट था, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ना अलग अलग तरीके के इफेक्ट मिलेंगे,
बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और एक-एक क्लिक करके देख लेना। तो ये आप खुद से कर लेना। फिर कलर पे जब आप क्लिक करते हो, तो जैसे कि इस इमेज में मान लो कि मुझे येलो कलर की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है या फिर ग्रीन कलर की मात्रा बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रीन। ये आरजीबी कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं तीनों से मिल कर के सारे कलर बनते हैं। तो ये 3 कलर यहाँ पे दिए हैं। अब जिस भी कलर को मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा, तो आप देखना हमारी इमेज में, अब देख रहे हैं आप, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ग्रीन, 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 ग्रीन होता जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बढ़ाएँगे, वो इफ़ेक्ट वहाँ पे अप्लाई होता चला जाएगा। जो भी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, सबको बढ़ा सकते हैं थोड़ा-थोड़ा और एक बढ़िया सा इफ़ेक्ट बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे फिर ब्राइटनेस वगैरह के लिए है कि आप इसमें ब्राइटनेस और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट वगैरह के लिए दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे फिर कर्व है, ताकि इमेज में थोड़ा-सा और लाइटनेस वगैरह लानी है, आप यहाँ से ला सकते हैं। तो छोटी-मोटी एडिटिंग आप कुछ हद तक इमेज को बैलेंस कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है? अगर इमेज ज़्यादा सही नहीं है तो। तो वापस मैं फिर से चलता हूँ यहाँ पे इमेज में, और इमेज में जाने के बाद हमने देख लिया कलर। अब एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़ के नाम से, तो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा कि इमेज कितनी बड़ी है, उसकी विड्थ कितनी है। आप चाहो तो हाइट एंड विड्थ को अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे कि इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक एंकर यहाँ पे दे रखा है, एंकर पॉइंट, 2 पेज, तो हमारी इमेज यहाँ लग रही है। पैराग्राफ, कैरेक्टर और इसमें, चलो इसको यहीं रहने देंगे। तो हाइट एंड विड्थ नाम का एक ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, हाइट एंड विड्थ को, यहाँ से हम अपनी हाइट और विड्थ चाहे तो हम मैनुअल कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 15 सेंटीमीटर विड्थ जो है, ठीक है। हाइट मैंने डाल दिया 30 सेंटीमीटर, एंड ओके कर दिया। तो देखो ये इमेज उस हिसाब से हमारी बढ़ गई, ठीक। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज को बढ़ा सकते हैं, वापस हम इसको यहाँ से भी पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स नजर आते हैं ना, इन पॉइंट्स, ठीक है, ये रहा। तो इन पॉइंट्स को भी हम पकड़ पकड़ के इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। जैसे भी आप छोटा बड़ा यहाँ से करना चाहें, जितना भी करना चाहें, ओके। तो कुछ और ऑप्शन देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के नाम से। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप ऑप्शन आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं इस ऑप्शन को। तो मैं इमेज को हटाता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लूंगा, ये लिया, पकड़ के खींचा, इसके अंदर मैं कुछ भी आपका मैटर, यहाँ पे जो भी मैटर है वो टाइप कर लीजिए, और बॉर्डर पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको कोई कलर वगैरह दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक कलर दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहता कि ये जो भी मैंने लिखा है, ये इस बॉक्स के ऊपर होना चाहिए, इस बॉक्स के ऊपर, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है फॉर्मेट में, टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पोजीशन एंड साइजिंग के नाम से। फिर यहाँ पे है टेक्स्ट अलोंग पाथ के नाम से। अलग अलग टाइप के ऑप्शन भी सबको देखते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन एंड साइजिंग नाम का ये जो ऑप्शन है, फिर से वही बात है कि इनकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, इनकी हाइट विड्थ साइज क्या होगी। तो आप फिर से यहाँ पे हाइट विड्थ को मैनुअल यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर सीधा सा एक काम ये कर सकते हैं आप, फिर ये बार बार ऑप्शन क्यों, यहाँ पे आकर के सेट हो गया, कैरेक्टर जहाँ से शुरू होता है वहां से सेट हो गया ये। तो बाकी आप हाइट विड्थ इसकी भी अपनी मैनुअल इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे हम सबकी करते हैं। अब रही बात कि अगर मुझे इसको ऊपर करना है तो कैसे करेंगे। तो ऊपर करना है तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट के नाम से। टेक्स्ट एट्रीब्यूट में टेक्स्ट एनिमेशन, बट एनिमेशन तो इस पर काम ही नहीं करता, हटा रहा हूँ मैं। उसके नीचे वाले ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ पे। अब देखिए टेक्स्ट अलोंग पाथ नाम से जो ऑप्शन था, मैंने उस पर क्लिक करा, यहाँ से कुछ ऑप्शन है और यहाँ पे शेडो लगाने के लिए है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी एक ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। ये चूज किया, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो हमारे अंदर जो मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ था, वो आप देख रहे हैं पाथ के ऊपर चला गया, मतलब बॉर्डर के ऊपर जाकर के सेट हो गया। अब इसको अगर मैं कहूँ कि और ऊपर भेजो, और ऊपर भेजो, तो यहाँ से आप वैल्यू बढ़ाइए। देखिए जैसे वैल्यू बढ़ रही है ये ऊपर 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 चला जाएगा। आप वैल्यू कम करिए, वो नीचे डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कम या ज्यादा करके देख सकते हैं कि कहाँ पे वो आपका इफेक्ट जा रहा है, इस तरीके से। बाकी अगर शैडो लगाना है इसी में, तो शैडो लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, या यहाँ क्लिक कर लीजिए। तो देखिए पीछे पीछे एक शैडो भी, इसके पीछे एक शैडो भी लग रही है,
है ना। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए शैडो पड़ी हुई है। आप यहाँ से शैडो को अलग तरीके से लगा सकते हैं और यहीं से आप शैडो हटा भी सकते हैं। तो शैडो यहीं से लगेगी, यहीं से हटेगी, बाकी यहाँ से आपका मैटर ऊपर या नीचे जैसे भी अरेंज करना चाह रहे हैं आप। मैंने वापस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, फिर से ये नीचे आ गया, उसी के अंदर आ गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन फिर इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, लाइन एरिया के नाम से। लाइन एरिया मतलब यही ऑप्शन जो हम यहाँ से करते हैं, कलर डालने का काम, बॉर्डर लगाने का काम। तो वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि कैसा कलर चाहिए या कैसी आउटलाइन चाहिए। ठीक है, ये आउटलाइन आ रही है, ओके कर देंगे तो ऐसा आउटलाइन लग गया। यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का बहुत हल्का सा, तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी लगा सकते हैं, इस जगह से भी, और यहाँ से कलर अप्लाई करा सकते हैं। तो आप यहाँ से कर लें या फिर उस ऑप्शन के थ्रू कर लें। ओके, डिलीट मार दिया मैंने इसे। नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन आप कर चुके हैं। जैसे आप इंसर्ट में थे, इंसर्ट में फ्रेम नाम से एक ऑप्शन था, आपने पकड़ के खींचा था और फिर मैंने कहा था अगर मुझे इसको लिंक करना है तो मैं यहाँ से लिंक करा सकता हूँ। सेम वही चीज हमें यहाँ पे मिलती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ जाने के बाद फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे जाऊँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है ना, वही ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन, लिंक अनलिंक। तो आपको मैंने लास्ट पढ़ाया हुआ था पीछे वाली क्लास में कि कैसे हम अपने फ्रेम को लिंक करा सकते हैं। लिंक कराने से क्या होगा कि अगर हम एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, जब वो भर जाएगा तो अपने आप मैटर हमारा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है ना। तो ये लिंक करा देने से होता है। वापस अनलिंक करा देंगे फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस इसको क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, एक ऑप्शन उसी में है यहाँ पे नेम के नाम से। अब देखो नेम ऑप्शन कहता है कि अगर आपने कोई शेप लिया, कोई इमेज लिया, कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया या फिर कोई फ्रेम ले रखा है, तो आप उसको एक नाम दे सकते हैं। हालांकि इस नाम की तो यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे अगर हम एनिमेशन वगैरह जब बनाते हैं तब हमें एनिमेशन बनाते समय इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आप बस नाम दे सकते हैं, जो भी नाम देना चाहो। जैसे मैं सिर्फ दे देता हूँ माई फ्रेम। ठीक है, माई फ्रेम नाम दे दिया एंड ओके कर दिया। अब वो नाम यहाँ कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देने वाला। ठीक है, जब हम इम्प्रेस पढ़ेंगे तो जरूरी होगा, अगर ये ऑप्शन मतलब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करके देखेंगे। अच्छा जी, नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे अल्ट टेस्ट नाम से एक ऑप्शन है, इसको मैं चेक करूंगा। पहले पुराने वर्जन में ये नहीं होता था, अभी आया तो देख लेंगे क्या है ये। एंकर पॉइंट्स भी अभी मैं छोड़ रहा हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पे रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट ऑप्शन का क्या है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ मैटर लेना है। ठीक है, ये मैटर इंसर्ट हो गया। मैटर इंसर्ट कराने के बाद मैं यहाँ इसके ऊपर कोई शेप इंसर्ट करा लूंगा। ये कोई शेप ले लिया। शेप इंसर्ट कराने के बाद वापस आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए ताकि दोबारा शेप ना आए, नहीं तो फिर शेप आएगा। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो शेप है ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है बिल्कुल से। तो अब हम यहीं से ये सेट करते हैं कि हमारा ये शेप कैसे होगा, कहाँ होगा और किस प्रकार से हमारा मैटर सेट होगा। ये दोनों को आपस में बैलेंस कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट में, रैप के नाम से। और वही ऑप्शन जो अगर आप आइकॉन ध्यान से देखें, ये सारे जो आइकॉन है, यही आइकॉन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस जगह। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा शेप जहां पे भी मैं रखूं, ठीक है, इस पैराग्राफ में, तो आधा मैटर हमारे शेप के ऊपर चला जाए, कुछ मैटर पैराग्राफ के सॉरी शेप के नीचे आ जाए। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में बट जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस जगह पे ध्यान से, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो आप, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू कलर में हमारा क्या कहते हैं, शेप ही है। ये हमारे शेप को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे लाइन लाइन हमारे टेक्स्ट मैटर को बता रही है, कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका मैटर कुछ ऊपर जाएगा, कुछ मैटर नीचे आ जाएगा। उसके बगल में कह रहे हैं कि बीच में मैटर होगा, बाकी चारों तरफ आपके टेक्स्ट हो जाएंगे। बाकी शेप होगा बीच में, बाकी चारों तरफ आपके टेक्स्ट होंगे। तो अब यहाँ से देख करके जैसे भी आप सेट करना चाहो, ठीक है, आप बस क्लिक करो। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, देखो क्या हुआ, टॉप और बॉटम में हमारा बट गया और बीच में ये हमारा शेप आ चुका। अब अगर मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैं इसको कहीं भी रखूंगा, देख रहे हो आप, टॉप एंड बॉटम में बट जाएगा। इस तरीके से मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, टॉप बॉटम में बट, देख रहे हैं।
तो अब अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मैं अगर इसको यहाँ रखूँ, तो मैटर इसके इधर भी रहे, ऊपर भी रहे, नीचे भी रहे। मतलब शेप के लेफ्ट साइड में हमें मैटर को सेट करना है। यहाँ हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा आइकॉन है, ये वाला B4 के नाम से। क्लिक कर देंगे तो देखिए अब जहाँ पे भी मैं रखूंगा तो राइट साइड में मैटर नहीं आएगा, राइट साइड में मैटर नहीं आएगा, B4 है ना, उसके पहले पहले मैटर आ गया। अगर मैं चाहूँ तो आफ्टर भी करा सकता हूँ, ये देखो। तो इस तरीके से मैं अपने शेप को कहीं पे रख लूंगा और सारा मैटर उसके बाद में होगा। तो मतलब यहाँ पे रैप का ऑप्शन का काम ही यही है कि कैसे उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, शेप और मैटर को वो आप यहाँ से करते हैं इस जगह से। कभी भी आप इमेज लगा रहे हैं या फिर कोई शेप लगा रहे हैं और मैटर के साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। या फॉर्मेट में आइए, रैप पे जाइए और यहाँ पे वही सारे ऑप्शन है। इन बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड में लग गए भाई साहब। वापस यहीं पे क्लिक कर देंगे यहाँ से तो फोरग्राउंड में आ जाएंगे, यानी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑरेंज कलर में दे रखा है ये क्या चीज है? तो ये भी कुछ ऐसा ही है, तो थोड़ा सा अलग है सेट करने के लिए। लास्ट ऑप्शन ये मैं ऑप्शन डिस्कस कर रहा था, अरेंज ऑप्शन। ठीक है। अब अरेंज ऑप्शन कैसे काम करेगा, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ लेगा। हालांकि पैराग्राफ नहीं भी होगा तब भी समझ में आएगा, पैराग्राफ रहेगा तो हम ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे कि क्या काम करता है। तो हमने पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ लेने के बाद हमें अब क्या करना है, कुछ शेप इंसर्ट करा लेना। ये आ गया शेप, है ना, यहाँ से इंसर्ट होगा शेप। इसके बाद इसके ऊपर एक और शेप इंसर्ट करा लेते हैं और इस शेप का कलर मैं बदल लेता हूँ। तो यहाँ से इस जगह से हम कुछ शेप का कलर बदल लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ से हम कुछ और शेप ले लेंगे। तो अब यहाँ से हमने कुछ इस तरीके का एक और शेप ले लिया। चलिए, इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर दे दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल ये 3 शेप हो गए हैं और उनके पीछे कुछ मैटर हो गया। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इस ब्लैक वाले शेप को हमें बीच में ले जाकर के करना है, बीच में, तो इनको शेप को और मैटर को कैसे अरेंज करना है ये हम अरेंज ऑप्शन से सीखते हैं। जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि एक स्टेप हम इसको पीछे ले जा सकते हैं, या फिर वहीं हमें ऑप्शन मिलता है दूसरा कि हम इसको एकदम पीछे लेके जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के हमें ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हम जैसे ब्लैक वाले को सेलेक्ट करके रखे हैं, हम चलेंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हम चले जाएंगे सीधा अरेंज ऑप्शन में और यहाँ पे अलग अलग टाइप के कुछ ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक ऑप्शन को या ब्लैक शेप को मुझे एकदम से पीछे लेकर के जाना। ठीक है, तो पीछे एक स्टेप जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बैक वन के नाम से। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बैक वन, वो एक स्टेप पीछे चला गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि ये जो ऑरेंज वाला ऑप्शन है, सर्किल वाला है गोला, इसको एकदम से पीछे लेके जाओ, यानी कि ये फॉन्ट के भी पीछे चला जाए। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो अरेंज ऑप्शन है, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहीं पे शो हो रहे हैं, ये रहा। ठीक है, सारे ऑप्शन यहीं पे शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इसको टेक्स्ट के भी पीछे लेकर के जाना है, एकदम पीछे। तो ये रहा ऑप्शन एक। ठीक है, जहां से हम इसको एकदम से पीछे, यानी तो बैकग्राउंड के नाम से एक ऑप्शन आता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके रखना है, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एकदम से हमारा शेप जो होगा वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखे एकदम से बिल्कुल से पीछे चला गया। अब उसको आगे लेकर के आना है तो उसी के बगल में ऑप्शन है टू फोरग्राउंड, क्लिक करिए तो एकदम से आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको कहाँ आगे पीछे करना है, कैसे करना है, एक एक स्टेप, या एकदम से आगे या एकदम से पीछे। तो वो अरेंज ऑप्शन के थ्रू आप इनको अरेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट और फ्लिप के नाम से। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि ऐसा मेरे पास कोई शेप होना चाहिए ना, सर्कल में तो पता ही नहीं चलेगा। तो मेरे पास कोई और अलग टाइप का शेप हो जिसपे ये ज़्यादा बढ़िया से पता चले, तो उसके लिए मैं, चलो ठीक है, एक अलग टाइप का शेप मैंने ले लिया, कुछ ऐसा। कौन आया, चलिए। तो जैसे कि ये अभी हम देख रहे हैं कुछ ऐसा है ना, ये ट्रायंगल में। तो अब मैं इसको मान लो फ्लिप करना चाहता हूँ,
या इसको रोटेट कराना चाह रहा हूँ। तो रोटेट का मतलब क्या है कि इसको हम किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। तो जिधर भी घुमाना चाहें, है ना, 360 डिग्री पे हम इसको घुमा सकते हैं। जैसे अभी ये रहा, तो यहीं पे आपको रोटेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये है रोटेट ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं रोटेट पे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट मिलेंगे। आपको इन पॉइंट के ऊपर कर्सर लेके जाना है, जो एक एरो बन करके आएगा, है ना, और यहाँ से आप इनको रोटेट करा सकते हैं। जैसे रोटेट कराना चाहें वैसे रोटेट करा सकते हैं। एक और चीज मैं बताऊं, यहाँ पे देखो सेंटर में एक पॉइंट मिल रहा है। ये पॉइंट अगर आप यहाँ रख दें, इस जगह पे या कहीं पे रख दें, जहां पे ये पॉइंट होता है ना, वहीं से आपका जो भी शेप होगा वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे गोला प्रकार होता है ना, गोले प्रकार की सुई जो होती है, अगर वो हम कहीं पे रखते हैं तो वहीं से हमारा वो सर्कल वगैरह बनना शुरू होता है। तो उसी तरीके से ये आपका पॉइंट है, ये जहां पे रहेगा वहीं से देखो रोटेट होगा। अब ये यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। यूँ समझो कि गोला प्रकार की सुई जो मैंने एग्जांपल दिया, वो यहाँ सेट है, तो इसके हिसाब से ये यहाँ से घूम रहा है। अगर मैं इसी चीज को वापस मैं सेंटर में रख दूं या फिर मैं इस पॉइंट पे रख दूं, अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा या कुछ जिधर भी करूंगा, तो ये इस पॉइंट से घूम रहा है। समझ गए बात? इतना समझ में आ गया। रोटेट को हम किसी भी एंगल में रोटेट करा सकते हैं। अच्छा, अब एक ऑप्शन होता है फ्लिप के नाम से। तो अगर हम बात करें कि फ्लिप ऑप्शन क्या है, रोटेट तो समझ गए, ठीक है, ऐसा रोटेट है। फ्लिप क्या है? तो अगर हम फ्लिप ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्लिप का मतलब होता है कि जैसे ये दाएं का जो हिस्सा है वो बाएं तरफ चला जाए, या टॉप का जो हिस्सा है वो बॉटम में आ जाए और बॉटम वाला टॉप में चला जाए। ठीक है, एंगल बदलने का एक तरीके से काम है। तो इसको हमें फ्लिप कराना होता है, और फ्लिप कराने के लिए आप यहाँ आ जाइए फॉर्मेट में, रोटेट और फ्लिप ऑप्शन पे। हमने रोटेट तो देखा ही, प्लस यहाँ पे ना कुछ प्री डिफाइंड एंगल हैं कि 90 डिग्री राइट पे घुमाना है, किधर घुमाना है, क्लिक करते ही घूम जाता है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास में, जैसे हम मान लो ये जो हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा, इसको हम इधर राइट साइड में भेजना चाह रहे हैं। तो दाएं का हिस्सा बाएं में करना है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे फ्लिप हॉरिजेंटली। ठीक है, यहाँ फ्लिप हॉरिजेंटली पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो क्या हुआ, दाएं वाला हिस्सा कहाँ पे आ गया है, बाएं में आ गया है। अब इसी हिस्से को मैं इधर को घुमाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा यहाँ पे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद फ्लिप, फिर से अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये फिर से इधर को आ जाएगा। या अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा नीचे करना चाह रहा हूँ, तो फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया, है ना। तो ये था आपका रोटेट और फ्लिप ऑप्शन, जो कि आपने देख लिया कि यहाँ से हम घुमाते हैं इसे। अच्छा, उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, लास्ट ऑप्शन इसमें, ग्रुप के नाम से। अब ग्रुप ऑप्शन क्या काम करेगा? इसके लिए हमें क्या करना है, दो चार और शेप ले लेने हैं, या दो ही शेप ले लो उतना ही बहुत है। जैसे ये दो शेप हो गए। अब मैं वापस एक बार यहीं पे क्लिक कर दूंगा, शेप लेने के बाद वापस में क्लिक कर दिया करिए, नहीं तो वो फिर से एक आध शेप और आने लगेगा, है ना। अच्छा जी, अब क्या करना है हमको? अब करना ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं इस शेप को कहीं लेके जा रहा हूँ, तो सिर्फ यही जा रहा है। अगर मैं इसको छोटा करूंगा या बड़ा करूंगा तो सिर्फ यही होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सिर्फ यही शेप हमारा सेलेक्ट है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोनों शेप एक साथ मूव हो, अगर एक शेप हमारा कहीं पे जा रहा है या छोटा बड़ा हो रहा है, तो उसी हिसाब से दूसरा वाला भी उसके साथ साथ होता रहे। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों शेप को एक साथ में जोड़ देना होगा। जब ये दोनों शेप एक साथ में जुड़ जाएंगे, फिर हम इनको आराम से छोटा बड़ा या एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, ये सारा काम कर सकते हैं। तो अब इनको पहले जोड़ना है, तो एक साथ में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए पहले हमें इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन, अरे यार ये हट जाता है, यही तो इसकी प्रॉब्लम है। रुकिए एक सेकंड, मैं सब कुछ हटा दिया हूँ। अब मैं वापस एक शेप लेता हूँ, दूसरे टाइप का, या फिर वही भी शेप ले सकते हैं, बट मैंने दूसरे टाइप का शेप ले लिया। अब ये शेप हमारा सेलेक्ट है ही। हमें क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा करके दूसरे शेप के ऊपर क्लिक करना होता है। यही तो इसकी प्रॉब्लम है ना, कभी कभी सेलेक्ट कर लेगा तुरंत, और कभी कभी तुरंत सेलेक्ट ही नहीं करता। ये देखो, मैं शिफ्ट बटन दबा के क्लिक कर रहा हूँ दूसरे वाले शेप पे, लेकिन दूसरे शेप को ये सेलेक्ट ही नहीं कर रहा। ओके, चलिए कंट्रोल इन करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं।
है ना? अच्छा, अगर ये काम हम एमएस वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो कंट्रोल ऑप्शन होता है, एक क्लिक में वो सेलेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे चलो 2 शेप ले लिया हूँ, ठीक है, एक सेलेक्ट है, ठीक है, देखो नया नया फाइल लेके किया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे हो ही नहीं रहा था। अजब गजब लीला भैया इसकी। तो खैर, शिफ्ट बटन दबा करके रखिएगा, दूसरे सेप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे 3-4 सेप हैं, तो शिफ्ट बटन दबा करके ही रखना होगा और जितने-जितने सेप को सेलेक्ट करना है ना, आप उन पे क्लिक, क्लिक, क्लिक करते जाएँगे और ये आपका सिलेक्शन बनता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आगे आते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे बात हो रही थी इनको ग्रुप करने का, तो ग्रुप करने के लिए हमें देखो यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप का। सॉरी, यहाँ पे ये रहा ऑप्शन ग्रुप के नाम से। तो चाहो तो आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हो या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जा करके। तो मैं यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ग्रुप पे क्लिक करा, अब ये कुछ देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट पॉइंट आ गए हमारे सामने, ये ग्रुप बन चुका है। अब अगर मैं इनको छोटा करूंगा तो एक साथ छोटा होगा, मैं अगर किसी एक को पकड़ के यहाँ वहां लेके जाऊंगा तो दूसरा भी जाएगा, क्योंकि ये जुड़ चुके हैं, एक में हो चुके हैं, है ना? तो इस वजह से ये एक साथ मूव होंगे। वापस इनको अलग करना है तो हमें यहीं पे जाना है, ऑप्शन आता है हमारा, यहाँ पे आ रहा है अनग्रुप के नाम से। तो इस लास्ट वाला ऑप्शन है, अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अनग्रुप पे क्लिक करते ही ये अलग हो चुके हैं, लेकिन पहले आप एक जगह बाहर कहीं क्लिक करें, फिर एक सेप के ऊपर आके क्लिक करें। अब देखिए सेप अलग हो चुका है, अब ये ग्रुप नहीं रहा। अब एक को मूव करेंगे तो सिर्फ एक ही मूव होगा, दूसरा वाला मूव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेप को अरेंज करते हैं, इस तरीके से आप अपने सेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, एक में जोड़ सकते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शन खत्म हुए,